नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे कथित सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म में हमेशा जो है पुरुष प्रधान रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है और स्त्री को हमेशा जो है द्विम दर्जे का नागरिक माना गया है। उनकी नज़र में वैसे तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि यत्र नार्यस्तु विद्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियां विद्यमान होती हैं, जैसे स्वर्गलोक है, इंद्रलोक है, तो वहाँ अप्सराएं जो है, अप्सराओं के साथ जो है देवता लोग रमण करते हैं। यत्र नार्यस्तु विद्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। और हो सकता है यही हो पहले, फिर बाद में इन्होंने जो है ये कर दिया हो, पूज्यन्ते कर दिया हो विद्यन्ते की जगह। दोस्तों, आज भी प्राचीन काल से लेके आज भी स्थितियों की स्त्रियों की क्या स्थिति है, इस पर आज हम विचार करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के कि देखिए आज भी स्त्रियों की कोई खास स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं हुआ। स्थिति देखिए, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता है। भोग्या स्त्री को धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? भोग्या। स्त्री को मात्र भोग की वस्तु समझा जाता है, उसके साथ एक ही संबंध हो सकता है, यौन का, यानी सेक्स का। बाकी सब रिश्ते इसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं। विडंबना तो यह है कि यौन संबंधों में स्त्री की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। महारवाड़ा में ये लेखक जो है महाराष्ट्र के हैं और उन्होंने महाराष्ट्र में क्या स्थिति रही है दोस्तों स्त्रियों की, और जो सारे देश में है उस पर जो है बड़ा अच्छा इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, दया पवार जी ने। मैं उसमें से ही कुछ अंश जो है बहुत ही प्रासंगिक हैं और जानने लायक हैं दोस्तों, उसमें से सुना रहा हूँ कि महारवाड़ा में घटी घटना स्त्री की समाज में हैसियत को उद्घाटित करती है। एक स्त्री का पति, देखिएगा, बम्बई में नौकरी करता है और वहाँ मकान की तंगी के कारण उसे अपने साथ नहीं रख सका। उस स्त्री के ससुराल यानी लड़के के पिता विदुर थे, ससुर जो है विदुर थे। वह एक रात अपनी पुत्र वधू के बिस्तर की ओर बढ़ता है, लेकिन वह स्त्री विरोध करती है। स्त्री के मायके वालों को और उसके पति को बुलाया जाता है। पंचायत में उसका पति यह प्रश्न कुछ अलग ढंग से पेश करता है। वह कहता है, मैंने इसे अपनी औरत के रूप में अपनाया है। यह मेरे और मेरे बाप के साझे की है। मैं अपने बाप का दिल नहीं दुखा सकता। मेरा ससुर चाहे तो अपनी लड़की को ले जा सकता है। पृष्ठवान्वय पर इस पति के यह विचार सब कुछ स्वयं ही कह देते हैं कि एक औरत की क्या हैसियत है, और ये घटनाएं जो है आम हैं दोस्तों। इसके प्रति उत्तरदायित्व तो क्या है और संबंधों में नैतिकता क्या है? तात्पर्य है कि स्त्री की कोई हैसियत ही नहीं है, वह पूर्ण रूपेण पुरुष की इच्छा पर गुजारा करती है। शादी के बाद इसे छोड़ने के लिए पुरुष को कोई विशेष कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे पीटने के लिए किसी कारण या बहाने की जरूरत नहीं। पुरुष उसे पीटना, दुत्कारना या अपमानित करना तो अपना अधिकार ही समझता है। ऐसा करते वक्त न तो उसे नैतिकता कचोटती है और ना ही कोई लोक लज्जा वह दर्शाता है, बल्कि सरेआम स्त्री को पीटकर वह ज्यादा सम्मानित वह गौरवान्वित महसूस करता है। स्त्री के प्रति उसकी सहनशीलता, सहानुभूति, मानवीय करुणा जवाब दे जाती है। पुरुष द्वारा स्त्रियों को प्रताड़ित करने व सताने में सवर्ण व दलित समाज में कोई अंतर नहीं है। पुरुषों का स्त्रियों को बिना बात के मारपीट व तंग करना दोनों में समान रूप से है। बवन की बेटी बेणु के प्रसंग से इसे प्रस्तुत किया है। बवन की बेटी बेणु के प्रसंग से इसे प्रस्तुत किया है। बेणु की शादी गांव में धूम धड़ाके से हुई थी। बेणु बहुत सुंदर थी, नक्षत्रों सी, माँ बाप से उजली थी। उससे जो घर मिला वह धनवान। लड़के के पिताजी बंबई में किसी कंपनी में फॉरमैन थे। लड़का दिखने में बड़ा ऊंचा पूरा था, घर में खेती बाड़ी देखता। वेणु को पति द्वारा बहुत तकलीफ दिया जाना शुरू होता है। पति रात रात उसे सोने नहीं देता
उस पर संदेह भी करता। बाहर खेतों में जाता तो चाबी ताले में बंद कर देता। स्कूल में जब था तब मैंने भी एक दो बार उसका छल कम करने की कोशिश की। पति छोटे मोटे कारणों पर ही चिढ़ जाता, बैल ढोरों सा पीटता। अंत में बबन उसे त्योहार निमित्त घर लेकर आता है और लड़की वापस नहीं भेजनी है यह अपना निर्णय सुना देता है। जमाई पागलों सा हो गया, हाथ में नंगा चाकू लेकर बबन के घर के सामने खड़ा हो गया। बबन जैसे गरीब आदमी पर ससुर होता है, बबन जैसे गरीब आदमी पर डगमगाया नहीं। बाद में तो वह रामोस्या की टोली लेकर भी आ गया। लड़की ने फौजदारी कचहरी में बयान दिया, साहब मुझे सामने के नाले में धकेल दीजिए, प्राण निकल जाए फिर भी मैं उसके साथ नहीं जा सकती। उसे मुक्ति मिलती है, बाद में बहुत ही वयस्क व्यक्ति से उसकी शादी होती है। इतना वैभव छोड़कर वेणु क्यों आई, बूढ़ा पति क्यों बनाया, दुख तकलीफों का कटीला रास्ता उसने क्यों अपनाया, यह सवाल आज भी मुझे निरुत्तर कर देता है। आज बूढ़े पति की नौकरी छूट चुकी है। बंगलों में आया का काम कर वह पति और बच्चों को पालती पोसती है। वेणु की दुर्दशा बबन जिंदगी भर न भूल सका। वेणु का पति उसे बहुत सताता है, मारता पीटता है, लेकिन जब वो उसे छोड़कर वापस अपने घर चली जाती है तो वह उसे वापस लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करता है। यही पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है कि वह यह भी सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाए। इसमें वह अपना अपमान समझता है। आए दिन ये घटना होती हैं दोस्त। उसकी पुरुष ग्रंथि को, पुरुष होने के अहंकार को चोट लगती है। वह उसे रखना भी चाहता है और सम्मान नहीं देना चाहता, बल्कि उसके व्यवहार से लगता है कि जितना वह उसकी प्रताड़ना को स्वीकार करती है उतना ही वह शान महसूस करता है। वेणु उसकी सारी शान शौकत को छोड़कर कष्टपूर्ण जीवन को चुनती है। जवान पति की जगह बूढ़ा पति, अमीर की जगह गरीब पति उसे स्वीकार है, परंतु अपमान भरी जिंदगी नहीं। वह सामाजिक सम्मान चाहती है, इसलिए वह न्यायाधीश के सामने कहती है कि वह मरना पसंद करेगी पर उसके साथ जाना नहीं। अपना सम्मान, स्वतंत्र अस्तित्व व स्वतंत्रता स्त्री को पसंद है, चाहे वे सब प्राप्त करने के लिए उसे कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े। वादी वर्ण व्यवस्था जिस तरह शूद्रों को छूना भी पाप समझती है, उसी तरह कुछ विशेष समय पर ब्राह्मणवादी विचारधारा पितृसत्ता स्त्री की देह को अपवित्र मानती है, विशेषकर शिशु जन्म के समय। ये विचार समाज के हर वर्ग में घर कर गए हैं। कितने ही रीत रिवाज प्रथाएं प्रचलन में हैं। जब औरतें रसोई में नहीं जा सकती, ये आप देखते होंगे दोस्त। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब रसोई में नहीं जा सकती स्त्रियां, खाना नहीं बना सकती, बर्तन नहीं छू सकती। माना जाता है कि ऐसा करने से भारी अनर्थ हो जाएगा, भारी पाप हो जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि छुआछूत का विचार दलितों में भी है, ऐसा नहीं है कि सवर्णों में ही है। कमाल की बात तो यह है कि छूत छात का विचार दलितों में भी है। जिन दलितों को सवर्ण समाज अछूत समझता है, वही स्त्री को भी अछूत मानते हैं। पुरुष सत्ता इन्हीं में अपना वर्चस्व स्थापित करती है। स्त्री के अंदर भी ये संस्कार इतना गहरा है कि वह इस व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार कर लेती है। और क्या करे, मजबूरी में जो पुरुष प्रधान समाज ने बना दी हैं व्यवस्थाएं, उनको वो सहर्ष स्वीकार कर लेती है, यानी उन परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। पुरुष प्रधान मानसिकता स्त्री को हमेशा कमजोर मानती है। वह स्त्री को अकेला छोड़ने की सोच ही नहीं सकती। उसकी सोच में स्त्री को अकेला छोड़ना उचित नहीं। ब्राह्मणवाद के जन्मदाता मनु ने स्त्री के लिए बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में रहने की व्यवस्था की थी। यही सोच अब तक धारण किए हुए है, यानी स्त्री को आज़ाद नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। ये मनु ने लिखा मनुस्मृति में। किसी कुंवारी स्त्री या अकेली स्त्री की भारतीय समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी न किसी तरह यहाँ स्त्री को पुरुष का संरक्षण देने के लिए लोग पागल लड़की की भी शादी कर देते हैं, और स्त्री की इच्छा के खिलाफ भी। यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसकी इच्छा के खिलाफ भी उसका विवाह करने की सोच लेते हैं। श्रमिक दलित वर्गों में स्त्री पुरुषों पर निर्भर नहीं है। परिवार के कार्यों का सुचारू रूप से चलाने के लिए वह हाड़ तोड़ मेहनत करती हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी पुरुष प्रधान
मानसिकता के चलते इन वर्गों में भी देखा देखी, ब्राह्मण वर्ग की देखा देखी, ब्राह्मणवादी पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते इन वर्गों में भी स्त्री के प्रति वही समझ है जो उच्च वर्गों की है। पुरुषवाद की कई तह परतें हैं, कई रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुरुष होने का अहंकार, दंभ अपने कई कई रूप में दर्शाता है कि वह औरत का मालिक है। यह स्त्री को बाजार से एक सामान की तरह खरीद सकता है। पुरुष सत्ता असल में सामंतवाद के साथ आई। बड़े बड़े सामंत और राजाओं का शौक हुआ करता था अपने महलों को रखेल, रानी कही जाने वाली महिलाओं से भरकर रखना। यह भी प्रतिष्ठा की कसौटी समझी जाती थी कि किसके पास कितनी रानियां या रखेलें हैं और कितनी नाचने गाने वाली। भारत के हर बड़े शहर में वेश्याओं के मोहल्ले बाजार हैं। वे इस पुरुषवाद के गवाह हैं। अपनी हैसियत के अनुसार पुरुष वेश्या बाजार से स्त्री की सेवा लेता है और स्वयं को संतुष्ट करता है। शोषक वर्गों की यह प्रवृत्ति शोषितों ने भी अपना ली। दया पवार अपने पिता की रंडीबाजी की घटना का जिक्र करते हैं। दया पवार लेखक अपने पिता की रंडीबाजी की घटना का जिक्र करते हैं कि जिस दिन पगार मिलती उस दिन वे किसी महिला के पास जाते हैं, बल्कि इसको अपनी शान समझते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए इस मानसिकता को इस तरह उद्घाटित किया है, मैं घर आकर माँ को सारी घटना बताता हूँ, तब वह फीकी फीकी हंसती है। शायद उसे इस बात की जानकारी हो। पुरुष द्वारा की गई रंडीबाजी अर्थात छाती पर एक आध मेडल लटकाने जैसा वातावरण चारों ओर था, गर्व से देखा जाता था। वैसे पिताजी की रंडियां भी साधारण ही होती थी। कोई बंगलों में काम करने वाली आया तो कोई लारी पर मिट्टी ढोने वाली, कितनी बदली होगी कोई गिनती नहीं। पृष्ठ 27। वैश्या बाजार किसी भी महानगर का स्थायी अंग है। इस धंधे को सेठ, साहूकार, सरकार, प्रशासन बंद करने की बजाय समर्थन ही देते हैं। शासन सत्ता व उसके अंगों में पुरुष प्रधान वृत्ति कूट कूट कर भरी है। स्त्री की नज़र से वे समाज को देख ही नहीं पाते। वे हर चीज को पुरुष की नज़र से ही देखते हैं। इन बाजारों में पुरुष अपनी विलासता, ऐश्वर्य का प्रदर्शन तो करते ही हैं। इस बाजार के निर्माण में भी पुरुष प्रधान यानी वैश्या बाजार के निर्माण में भी पुरुष प्रधान सामाजिकता है, मानसिकता है। किसी स्त्री से बदला लेने के लिए या अपने स्वार्थ के कारण पुरुष सभी मानवीय व सामाजिक संबंधों को ताक पर रखकर अपनी बेटियों, बहनों, बहुओं, यहाँ तक कि माओं को भी वैश्या बना देते हैं। अपनी मौसी जमुना की वैश्या बनने की कथा को बताते हुए लेखक ने लिखा है कि मैं बाहर आता हूँ और शाहदबा को खोद खोद कर पूछता हूँ। वह बताता है, अरे यह तेरी माँ की दूध बहन अर्थात माँ एक और बाप दो। फिर यह यहाँ कैसे? इसका उत्तर जब शाहदबा देता है तब मैं अंतर्मुखी हो जाता हूँ। जमुना पास के ही तंबू में पति के साथ रहती थी। उसके सौंदर्य से पति हमेशा ईर्ष्या करता, उसे पीटता। अंत में उसी ने उसे यहाँ लाकर बेच दिया। अपनी पत्नी भी लोग बेचते हैं, मुझे कुछ सच नहीं लगता। पृष्ठ 125। स्त्री इन स्थितियों को स्वीकार नहीं करती। पुरुषों ने अपनी हवस पूरी करने के लिए तरह तरह के पाखंड प्रपंच रचे हैं। स्त्री के इस रूप को महिमा मंडित करके उसको भोगने की कोशिश की है। स्त्री को यह सब मजबूरी में करना पड़ता है। जो ही उसे इन स्थितियों को छोड़ने का मौका मिलता है तभी इनको छोड़ देती है। दया पवार ने वर्णन किया है, सन 1944 याद आ रहा है क्योंकि उस साल गोदी में बम विस्फोट हुआ था। बांद्रा में दादी की ताईबाई नाम की एक बहन थी। दादी की यह दूध बहन थी, अर्थात माँ एक और बाप दो। उसे बचपन से ही खंडोबा की देवदासी बना दिया गया था, परंतु जैसे ही वह समझने लगी उसने वह धंधा छोड़ दिया। मजबूरों सा कष्ट उठाती। देवदासियां भी वैश्या की तरह ही काम करती थी। ननद को छेड़ने वाले एक मुसलमान को उसने पत्थर पर पछाड़ा था, ऐसा उसका दबदबा था। स्त्री को पुरुष सिर्फ भोग्या ही समझता है, उसे देह की नज़र से ही देखता है। उसकी नज़र में
उसकी देह ही महत्वपूर्ण है। उसे भोगने की लालसा ही उसकी मुख्य लालसा है। वह किसी और रूप में, किसी संबंध में स्वीकार नहीं कर सकता। दया पवार की पत्नी सई, नाम था सई, दया पवार की पत्नी सई को उसके दोस्त इसी नज़र से देखते हैं। वह शिकायत करती हुई कहती है कि मेरे दोस्तों के बीच उसके सौंदर्य की चर्चा हुई होगी। एक बार उसने एक दोस्त के खिलाफ शिकायत की। वह दोस्त बातूनी था, यूनियन का कार्यकर्ता, प्रभावी वक्ता, हजारों की सभाओं में बोलने वाला। वह जब जब घर आता है तब तब पानी मांगता है, और जब मैं आपके दोस्त को पानी देती हूँ, दया पवार की पत्नी सई का कहना है, जब मैं आपके दोस्त को पानी देती हूँ वह हथेली पर चिकोटी काटता है। यह उसकी शिकायत थी। पृष्ठ 196। ये स्त्री यदि सुंदर नहीं है तो वह पुरुष की घृणा का शिकार होती है, और यदि वह सुंदर हो तो वह उसकी वासना में आसक्ति का शिकार होती है। दोनों ही स्थितियों में स्त्री के लिए प्रताड़ना व अत्याचार है। दया पवार ने पुरुष वर्चस्व की मानसिकता को रेखांकित करते हुए समाज में स्त्री की स्थिति पर यथार्थपरक टिप्पणी करते हुए लिखा है कि औरतों को लेकर भारतीय पुरुष समाज बहुत ही शंकालु है, यानी शंका करता है। पुरुषों के बारे में, उनके लफड़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं लगता, परंतु अपनी औरत के बारे में मात्र शंका भी हो जाए तो कितनी बड़ी रामायण घटित होती है, वह सबको मालूम है। पृष्ठ 219। लेखक अपनी पत्नी पर शक करने लग जाता है कि उसके किसी से अवैध संबंध है। वह इस बात की जासूसी करने लगता है। सारी रात नींद नहीं आती। सही से पूछने की कोशिश करता है। वह रोने लगती है, लड़की के नाम से कस्में खाने लगती है। अपनी पत्नी की बताओ, क्या करूं, कुछ नहीं सूझता। रात भर विचारों से माथा फटने जैसा हो गया। महबूब को लेकर एक ईरानी होटल में जाता हूं। अब वह भी रोने लगा, कुरान की कस्में खाने लगा कि मेरी बहन है। वह बड़बड़ाने लगा, क्या करूं, कुछ न सूझता। मैं उसे तत्काल बंबई छोड़ने को कहता हूं। घर आकर देखता हूं कि महबूब गांव जाने की तैयारी में था। उसके बाद वह कहीं नहीं मिला, परंतु मेरे भीतर का शैतान जाग चुका था। सच क्या है यह जानने के लिए मैं सई को रात रात भर छेड़ता रहता, अपनी पत्नी को, पर वह कुछ भी कहने को तैयार न थी। उसने नहीं नहीं की रट लगा रखी थी। आज तक मैंने कितनी ही किताबें पढ़ी थी, रसेल का नीति शास्त्र पढ़ा था, परंतु ऐसे समय कोई किताब उपयोगी नहीं थी। पृष्ठ 222। भारतीय पुरुष के संस्कार के सामने, स्त्री के प्रति उसके सामने दुनिया का सारा नीति शास्त्र वह ज्ञान असफल है। वह न तो अपनी बीवी की बात सुनता है, न अपने दोस्त पर विश्वास करता है। स्त्री देह पर पूर्ण आधिपत्य तो वह चाहता ही है, वह भी स्त्री के व्यवहार से अपेक्षा करता है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं हो। जाहिर है कि शक की गुंजाइश तो तभी समाप्त होगी जबकि वह अन्य किसी पुरुष से बात न करे, मिले ना, उसकी तरफ देखे भी नहीं। यह व्यवहार स्त्री को अंततः पर्दे में, घर की चार दीवारी तक सीमित कर देता है। शक की मानसिकता उसी सोच की उपज है कि यदि कोई स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो उनके बीच में और कोई संबंध हो ही नहीं सकता, केवल यौन संबंध ही हो सकते हैं। ऐसी मानसिकता है। यौन शुचिता पर, स्त्री के शरीर पर पुरुष अपना अधिकार समझता है। इस मानसिक रोग व विकृति ने परिवारों को, स्त्री पुरुषों का, पति पत्नियों के जीवन को नरक कुंड में तब्दील कर दिया है। और ये धर्म ग्रंथों में, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। अनुसुईया ने दिया, सबने दिया एक दूसरी स्त्री को, तमाम जो है ये पतिव्रता का हर जगह लिखा है। पतिव्रता ही धर्म है स्त्री का, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। उसका पति चाहे काना, लूला, लंगड़ा, बहड़ा, कितना ही अय्यासी, दुर्व्यभिचारी, व्यभिचारी, शराबी, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ उसको पतिव्रत धर्म निभाते हुए रहना चाहिए। और यही मानसिकता जो है हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। तो इस मानसिक रोग व विकृति ने परिवारों को, स्त्री पुरुषों का, पति पत्नियों के जीवन को नरक कुंड में तब्दील कर दिया है। लेखक का जीवन भी असामान्य हो जाता है, यहाँ तक कि वह नपुंसकता की स्थिति तक आ जाता। देखिए कितनी स्पष्ट और बेबाकी से उन्होंने अपनी भी स्थिति कही है। दया पवार जी ने अपनी निर्दोष पत्नी का जीवन भी अपनी इस संकीर्ण, अमानवीय व स्त्री विरोधी सोच के कारण बर्बाद कर देता है।
स्त्री के मामले में, विशेषकर पत्नी के मामले में सारी उदारता, दयालुता, विनम्रता, प्रगतिशीलता, आधुनिकता समाप्त हो जाती है और केवल रूढ़ भारतीय मर्द बन जाता है। इतना डरपोक व्यक्ति जो सदा विरोध करने से कतराता रहा और सारे जुल्म शोषण को सहन करता रहा, लेकिन पत्नी पर पूरी बहादुरी दर्शाता है। तो दोस्तों बताइए, जानकारी आपको कैसी लगी? ये दया पवार जी ने अपनी आत्मकथा, उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा अंश जो है स्त्रियों की स्थिति पर जो है आपके सामने रखे। बताइए ये प्रसंग और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और स्त्री समाज को खास तौर से ये वीडियो देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि आज भी हमारे समाज में, जिसे कि प्रगतिशील समाज कहते हैं, वैज्ञानिक समाज कहते हैं, वैज्ञानिक समाज कहते हैं, उसमें भी आज क्या स्थिति है। तो दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भविष्य में भी मिलती रहे दोस्तों, और बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहें। घंटी का बटन अवश्य दबाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।